हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम की बुक ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग की जो ये बुक है, इसकी यूनिट फर्स्ट का लेसन 1 की कॉग्निटिव प्रोसेस थिंकिंग अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ये चैप्टर है आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये बुक कैसे पढ़ेंगे, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है और इंग्लिश में इसकी कहीं पर भी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रही है। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इस पूरी बुक के सारे चैप्टर डिटेल में समझा दूंगा और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप बस अपनी कॉपी और पेन सब लेकर बैठ जाओ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम थिंकिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे, सारी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो हम थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है। थिंकिंग का मतलब होता है सीधे शब्दों में सोचना। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं कि थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है। थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग योर माइंड टू अंडरस्टैंड रीजन एंड मेक डिसीजंस। थिंकिंग तर्क करने और निर्णय लेने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अटेंशन। इसमें मानसिक गतिविधि शामिल है और इसे ध्यान से प्रभावित किया जा सकता है। आई होप कि आपको थिंकिंग का मतलब समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू मोसिन थिंकिंग क्या होता है। थिंकिंग इज एन इम्प्लिक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। थिंकिंग एक इम्प्लिक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। तो हम आगे पढ़ेंगे, औरों के बारे में जानेंगे कि अकॉर्डिंग उनके क्या क्या है थिंकिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू गिलमर, थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज आर सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू गिलमर अब क्या है। सोच एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें हम खुले तौर पर गतिविधि के स्थान पर विचारों या प्रतीकों का उपयोग करते हैं। According to Kolesnik, thinking is the reorganization of concept. सोच अवधारणाओं का पूर्ण गठन है। And now, according to Woodworth, thinking is mental exploration for finding out the solution of a problem. According to Woodworth, सोच किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए मानसिक अन्वेषण है। According to Garrett, thinking is behavior which is often implicit and hidden and in which symbols, images, ideas and concepts are ordinarily employed. सोच व्यवहार है जो अक्सर निहित और छिपा होता है और जिसमें प्रतीकों, छवियां, विचार और अवधारणाएं आमतौर पर नियोजित होती है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू रोज, थिंकिंग क्या है। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स आर मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब सोचना मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के संबंध में अपने संज्ञानात्मक पहलुओं या मानसिक गतिविधि में एक मानसिक गतिविधि है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब क्या क्या है थिंकिंग। आप इनमें से किसी भी 3 जो मतलब आसान है वो याद कर लेना, वो उतना बहुत होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेचर ऑफ थिंकिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अबव डिस्कशन अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म थिंकिंग आउटलाइन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स नेचर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। इसका फर्स्ट पॉइंट है थिंकिंग इज एसेंशियल एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी। मतलब थिंकिंग एक एसेंशियल कॉग्निटिव एक्टिविटी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वन कॉग्निटिव बिहेवियर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर का, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ परसेप्शन एंड मेमोरी। ये परसेप्शन और मेमोरी दोनों पर डिपेंड करता है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग सम पर्पस। ये हमेशा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। इट इंक्लूड्स मेंटल एक्सप्लोरेशन रैदर देन मोटर एक्सप्लोरेशन। इसमें मोटर एक्सप्लोरेशन के बजाय मेंटल एक्सप्लोरेशन शामिल है।
इट इज़ अ सिम्बॉलिक एक्टिविटी, ये एक सिम्बॉलिक एक्टिविटी है। इट कैन शिफ्ट इंस्टेंटली ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये समय और स्थान के अंतराल पर तुरंत बदल सकता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन, ये डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन से अलग है। आई होप कि आपको जो ये पूरा नेचर ऑफ थिंकिंग है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब करने वाले हैं हम एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग में हमारा क्या क्या आता है? परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने खुद से लिखे हैं, ये भी सही है, और अगर आप चाहो तो बुक वाले भी कर सकते हो, लेकिन बुक वाले काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और समझ में भी आपको उतना अच्छा नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, तो आप इन्हें कर लेना। इसमें अगर आप ये सब भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एकदम, और बुक के भी करके आओगे तो भी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज परसेप्शन, गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना और उसकी व्याख्या करना। एंड सेकंड आता है अटेंशन, फोकसिंग ऑन स्टिमुली आर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक स्टिमुली या जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। एंड नेक्स्ट आता है फिर हमारा मेमोरी, स्टोरिंग एंड रिटायरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, मतलब पिछले अनुभवों और ज्ञान को संग्रहित करना और पूर्ण प्राप्त करना। फिर अगला आता है हमारा रीजनिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, मतलब जानकारी का विश्लेषण करना, मतलब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और कंक्लूजन निकालना उस चीज़ का। और फिर आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस आर ऑब्स्टिकल्स, मतलब चुनौतियों या बाधाओं का समाधान खोजना। फिर आता है हमारा क्रिएटिविटी, जनरेटिंग न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़, मतलब न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करना। एंड अगला आता है फिर हमारा डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब इवेल्युएटिंग करना ऑप्शंस को और कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका निकालना, मतलब उस चीज़ का सबसे अच्छा तरीका निकालना, उस चीज़ को पूरा इवेल्युएट करके। फिर लास्ट आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जेक्टिवली एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्टिवली एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग करना इंफॉर्मेशन को। आई होप कि आपको ये जो एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग है आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप एग्जाम में पूरे इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में इसके मतलब जो भी एलिमेंट्स है सारे ये सब लिख के आ गए तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका ये काफ़ी छोटे छोटे भी है तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा एग्जाम में। तो चलिए अब हम आगे करेंगे। चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग करेंगे। अब तक हमने थिंकिंग की डेफिनेशन, नेचर ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग के एलिमेंट्स के बारे में जाना है। अब हम कितने टाइप्स की थिंकिंग होती है वो देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग एज अ मेंटल प्रोसेस इज़ यूजुअली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है और इसे यूजुअली क्लासिफाइड किया जाता है कुछ कैटेगरीज में। तो वो कैटेगरीज क्या है अब हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ परसेप्चुअल आर कॉन्क्रीट थिंकिंग, पहली हमारी परसेप्चुअल और इसे हम कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहते हैं। इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, यह सोच प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। It involves gathering and interpreting sensory information, focusing on the immediate and tangible aspect of a situation. इसमें किसी स्थिति के तात्कालिक और ठोस पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवेदी जानकारी एकत्रित करना और उसकी व्याख्या करना शामिल है। संवेदी जानकारी मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन। This type of thinking relies on a direct observation and personal experience. मतलब इस टाइप की जो थिंकिंग है वो रिलाय करती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे और पर्सनल एक्सपीरियंस पे। आई होप कि आपको जो ये पहला है वो पूरा समझ में आया होगा। ये मैंने जो है ये इसको थोड़ा शॉर्ट में बना के अपने तरफ से लिखा है और आप बुक से भी कर सकते हो जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जो बुक की है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप यही वाली कर लेना। अगर आप ये भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अगर बुक की भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको करने में आपका क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और काफ़ी आसान भी है ये और आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट थिंकिंग है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहा जाता है और इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं। सो चलिए इसे पढ़ते हैं। इज़ लाइक अनलॉकिंग द हिडन ट्रेजर ऑफ योर माइंड वेयर यू कैन डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज।
ये आपके दिमाग के मतलब छुपे हुए खजाने को खोलने जैसा है, जहाँ विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के गहरे में गोता लगाया जा सकता है। It's a way to unleash your creativity, problem solving skill and explore possibilities beyond what meets the eyes। मतलब ये आपके रचनात्मकता, समस्या समाधान, कुशाल को उजागर करने और जो नज़र आता है उससे परे संभावनाओं का पता लगाने का एक तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इट्स लाइक टेकिंग अ जर्नी इन टू रिलीम ऑफ इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। मतलब ये इमेजिनेशन और इनोवेशन के दायरे में यात्रा करने जैसा है। आई होप कि आपको ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट टाइप की थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अगला आता है हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब हमारी आती है नेक्स्ट है जो है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। तो चलिए इसे समझते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज लाइक टेकिंग अ स्टेप बैक एंड एग्जामिनिंग योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। ये एकदम पीछे हटने और अपने विचारों और अनुभवों की जांच करने जैसा है। इट्स अ वे टू गेन डीपर इंसाइट्स, लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। और ये एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने का एक तरीका है। इट्स लाइक हैविंग अ थॉटफुल कन्वर्जेशन विद योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड योर ओन पर्सपेक्टिव एंड इमोशंस। और ये आपके स्वयं के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने के लिए स्वयं के साथ विचारशील बातचीत करने जैसा है। आई होप कि आपको जो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थिंकिंग की ओर। अब हम अपनी नेक्स्ट थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं। तो अगली आती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है अब हम वो जानेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग इज लाइक अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ योर इमेजिनेशन। इट इज़ अ वे टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्वेंशनल थॉट्स एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स एंड सोल्यूशंस। ये मतलब ये आपकी लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करने जैसा है। ये कन्वेंशनल थॉट्स से फ्री होने और न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है। इट्स लाइक अ स्पार्क दैट इग्निट्स योर क्रिएटिविटी एंड अलाउज यू टू सी द वर्ल्ड इन अ होल न्यू लाइट। ये एक चिंगारी की तरह है जो आपकी क्रिएटिविटी जो आपकी मतलब क्रिएटिविटी को इग्निट्स करता है और आपको वर्ल्ड को एक नई न्यू तरीके से दिखाता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा क्रिएटिव थिंकिंग। तो हम अपनी नेक्स्ट थिंकिंग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट है अब हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब इसे समझ लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव ऑफ योर ओन थॉट। ये आपके अपने विचारों का जासूस होने जैसा है। इट्स अ वे टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स एंड मेक रीजन जजमेंट्स। ये जानकारी का विश्लेषण करने, तर्कों का मूल्यांकन करने और तर्क संगत निर्णय लेने का तरीका है। इट्स लाइक पुटिंग ऑन योर थिंकिंग कैप एंड एग्जामिनिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू अनकवर द ट्रूथ एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और ये सच्चाई को उजागर करने और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए अपनी सोच पर टोपी लगाने और विभिन्न कोणों मतलब एंगल से विचारों की जांच करने जैसा है। आई होप कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है पूरा समझ में आ गया होगा अब तक मैंने जितना भी कराया है इसके टाइप्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए अब इसे समझते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स अराइविंग एट अ सिंगल करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम। यह सोचना कि मतलब किसी समस्या का एक ही सही उत्तर पर पहुंचना शामिल है। Hence this thinking is focused, logical and lead to specific answer। इसलिए यह सोच केंद्रित है, तात्कालिक है और विशिष्ट उत्तरों की ओर ले जाती है। आई होप कि आपको एक कन्वर्जेंट थिंकिंग समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी लास्ट थिंकिंग है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए इसे समझते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल एंड अनयूजुअल पॉसिबिलिटीज व्हेन फेस्ड विद अ टास्क और प्रॉब्लम। ये ऐसी सोच है जिसमें किसी कार्य या असामान्य का सामना करने पर कई और असामान्य संभावनाएं पैदा करना शामिल है।
हैंस दीज थिंकिंग आर ओपन एंडेड एंड लीड इन मैनी डायरेक्शन। इसलिए यह सोच खुले विचारों वाली है और कई दिशाओं में ले जाती है। आई होप कि मैंने अभी तक आपको जितनी भी 7-8 जितनी भी थिंकिंग के टाइप्स कराए आपको इससे सब समझ में आ गए होंगे। बुक में इससे थोड़े ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको जितने भी जो मतलब इजी थे वो सारे करवा दिया। आप इनमें से कोई मतलब 4-5 भी कर लोगे और उससे एग्जाम में लिख दोगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इतना बड़ा भी कोई याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। गाइस, अब हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव थिंकिंग, मतलब सोच विकसित करने के क्या क्या उपाय है। तो हम पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इज थिंकिंग, मतलब सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है थिंकिंग। आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज डिपेंडेंट ऑन आवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, विच असेस अस इज मेकिंग एडजस्टमेंट एंड इज नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल लिविंग, मतलब समस्याओं को समझने और हल करने की हमारी क्षमता रूप से सोचने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, जो हमें समायोजन करने में सहायता करती है और ये एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। So next is only men who can reason clearly, constructively and carefully can make a significant contribution to society, मतलब केवल वे पुरुष जो तर्क कर सकते हैं स्पष्ट रूप से, रचनात्मक रूप से और सावधानी से समझ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। Since no one is born with the ability to think, it is necessary to learn proper technique and practices proper thinking, क्योंकि कोई भी सोचने की क्षमता के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए उचित तकनीक सीखने और उचित सोच को अभ्यास करना आवश्यक है। There are a few approaches that can assist in the development of thinking by training. कुछ दृष्टिकोण है जो प्रशिक्षण द्वारा सोच के विकास में सहायता करते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा एडवोकेसी ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इसे समझ लेते हैं। एडवोकेसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड टू बी द बैकग्राउंड ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग, मतलब एडवोकेसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाता है बैकग्राउंड सिस्टमैटिक थिंकिंग का। So care should be taken to provide appropriate information and experiences for the children which can be accomplished by, इसलिए मतलब इसलिए बच्चों के लिए उचित जानकारी और अनुभव प्रदान करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए, जिन्हें निम्नलिखित द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसे कि पहला है ट्रेनिंग द चिल्ड्रन टू रिफाइन देयर सेंसरी एंड कॉग्निशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए बच्चों को उनकी संवेदी और अनुभूति प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने के लिए प्रशिक्षण देना। And second is a person should be provided with opportunities for gaining advocate experiences and should be encouraged for self-study, discussion and participation in healthy and stimulating activities, मतलब एक व्यक्ति को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी, चर्चा और स्वस्थ और उत्तेजित सक्रियताओं में भागीदारी के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आई होप कि आपको जो ये फर्स्ट है एडवोकेसी ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, अब हमारा नेक्स्ट है एडवोकेटिव मोटिवेशन एंड डेफिनेटिवनेस ऑफ एम्स। अब हम इसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग आवर एनर्जी फॉर थिंकिंग। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा हमारी ऊर्जा जुटाती है और हमारी सोचने में मदद करती है। इट क्रिएट्स genuine interest and voluntary attention in the process of thinking and thus helps a lot in increasing the advocacy and efficiency of our thinking, मतलब और ये वास्तविक रुचि और स्वैच्छिक ध्यान पैदा करता है और इस प्रकार हमारी सोच की पर्याप्तता और दक्षता बढ़ाने में बहुत मदद करता है। Thus one should strive to think in definite lines with definite
challenges we address should be intimately related to our immediate needs and specific motivations, and such thinking should be focused on creative and constructive tasks। मतलब इस प्रकार किसी को निश्चित अंत या इरादे को ध्यान में रखते हुए निश्चित पंक्तियों में सोचने का प्रयास करना चाहिए। हम जिन चुनौतियों का समाधान करते हैं वे हमारी तात्कालिक ज़रूरतों और विशिष्ट प्रेरणाओं से घनिष्ठ रचनात्मक और रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। आप बस एक बार इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एडवोकेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हम इसे समझेंगे। So first point is thinking should not be obstructed by imposing unnecessary restrictions and narrowing the field of through process। मतलब अनावश्यक प्रतिबंध लगाकर और विचार प्रक्रिया के क्षेत्र को संकुचित करके सोच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। If the past experiences or habitual methods do not help in solving the problems, we should strive for the new association relationships and possibilities for arriving at satisfactory result। यदि पिछले अनुभव या आदतें तरीके समस्या को हल करने में मदद नहीं करते हैं तो हमें नए संग संबंधों और संतोषजनक परिणाम प्राप्त पर पहुंचने की संभावनाओं के लिए प्रयास करना चाहिए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब तक मैं आपको 3 करा चुका हूँ। ये तीनों हमारे मतलब सोच को विकसित करने के उपाय हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट है तो इंक्यूबेशन। अब इसे भी समझ लेते हैं हम। When we set out to solve a problem but lose despite our attempts, despite throwing more work into it and constant thinking, it is best to leave the problem aside for a bit and rest or do something else। मतलब जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए निकलते हैं लेकिन हमारे प्रयासों के बावजूद हार जाते हैं तो इस समय और अधिक काम करने और लगातार सोचने के बावजूद समस्या को थोड़ा सा छोड़ देना और आराम करना या कुछ और करना सबसे अच्छा है। During this time our unconscious mind works to come up with a solution to the particular issue। इस समय के दौरान हमारा अचेतन मन विशेष मुद्दे के समाधान के लिए काम करता है। दिस इंक्यूबेशन फिनोमिनन इज़ बेनिफिशियल। ये उष्मान्य घटनाएं फ़ायदेमंद है। आई होप कि आपको ये सब जितने भी थिंकिंग को डेवलप करने के जो उपाय हैं, जो भी सोच को डेवलप करने के उपाय आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 4 करा रखे हैं लेकिन बुक में आपको मतलब 6 7 8 कुछ दे रखे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख के आ जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें से कोई भी 3 कर लेना, वो एकदम आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो में हमने जितना भी थिंकिंग के बारे में जाना और थिंकिंग क्या होती है, उसके कितने टाइप्स है, कितने मतलब उसके क्या नेचर है, एलिमेंट्स है, तो सब कुछ हमने थिंकिंग के बारे में जाना। तो अब हम मतलब ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके 2 पार्ट जैसे हमने थिंकिंग के बारे में जाना है वैसे अभी हमें अटेंशन के बारे में जानना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको पार्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।